नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी तांत्रिक मैडम और आशीष की है, पार्ट 22। तो चलते हैं आज की कहानी में। मैं जब सो के उठा ना तो 10 बज रहा था। मैं इतनी गहरी नींद में आज सोया हुआ था कि कब सुबह हुई मुझे पता ही नहीं चला। कि जो पिछला वीक था ना, बहुत मेहनत वाला था, बहुत भाग दौड़ और कई केसेस थे जिस पर हमारा काम चल रहा था। मैडम, अंग्रेज मैडम, सब लोग हम लोग अब उसी काम धंधे में जुड़े हुए थे। और आज रात को जब मैं सोया ना तो मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा था अपने बारे में। मैं शादीशुदा होकर के भी अपनी पत्नी के नज़दीक नहीं सो पा रहा था। उनकी जगह अंग्रेज मैडम अब कब्जा कर रखी थी मेरी जगह पर। कब जाएगी, जाती क्यों नहीं है, मैं मन ही मन उसको कोसता रहता था। और मैं एक बार बोली पड़ा था मैडम जी से कि कब जाएगी ये। हंसते हुए कहने लगी, अरे चली जाएगी ना, ये भी मेरी छोटी बहन है, जब इसकी इच्छा होगा तो चली जाएगी। अब वो कब टाइम आएगा मुझे अब मालूम नहीं था। अब वही सब सोचते हुए मैं देर रात तक जगता रहा। मुझे अपनी पत्नी की याद बहुत सता रही थी। अब कब मैं गहरी नींद में चला गया मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह आँख खुली ना तो 10 बज रही। मैं हैरान था कि अभी तक मेरी पत्नी यानी मैडम जी मुझे जगा देती। अब मैं जल्दी से उठा। मुझे उस घर में बिल्कुल सन्नाटा सा पसरा हुआ था। 10 बज रहे थे। खिड़की में से धूप छन करके अब कमरे के अंदर आ रही थी। मैं सीधा मैडम जी के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा दरवाज़ा बंद है। और मैं जब दरवाज़ा खोला ना तो लॉक था। क्या मतलब? मैं भागता हुआ ड्राइंग रूम में पहुंचा तो वहाँ पर भी देखा तो ना तो अंग्रेज मैडम और ना मेरी मैडम। मतलब ये लोग कहीं निकल गए हैं सुबह सुबह जल्दी में। मैं थोड़ा टेंस में तो ज़रूर आ गया था। मैं सोचा चलो गए होंगे सामान वामान लेने के लिए, आ जाएंगे। इसके बाद अपना जो काम था फुर्सत में अब नहाना धोना, नाश्ता पानी करना, आराम करना, और क्या कर सकते थे। इस तरह करते करते मैं पूरा दिन मैडम का इंतज़ार करता रहा, लेकिन मैडम लौटी ही नहीं। रात हो गया था, 8 बज गया। मैं बार बार अब सड़क पर आकर के अब देखता था कि कोई हेडलाइट नज़र आ रही है क्या, मेरी मैडम की कार नज़र आ रही है क्या, लेकिन निराशा ही हाथ लगता। आखिरकार मैं ड्राइंग रूम में आकर के बैठ चुका था। करीब 9:30 बज रहा था रात का। इसके बाद मुझे कार की हॉर्न सुनाई पड़ी और वो हॉर्न को मैं पहचानता था। मेरी मैडम की कार थी। कार अब अंदर आ चुकी थी। मैं दौड़ता हुआ जब पहुंचा तो कार अब एक तरह से पोर्च में खड़ी हो चुकी थी। अब कार में सिर्फ मैडम ही उतरी, अंग्रेज मैडम थी ही नहीं। मुझे तो बड़ा खुशी का एहसास हुआ कि कहीं अंग्रेज मैडम को चली तो नहीं गई, जाने दो बला टली। अब मैं खुशी से उछल पड़ा था, लेकिन खुशी दिखाना नहीं चाहता था अपनी मैडम के आगे, ताकि उनको महसूस ना हो कि मैं उस अंग्रेज मैडम से अब खपा था, जलता था, मैं पसंद नहीं करता था। अब मैं जब मैडम के पास पहुंचा ना तो मैडम बोले, डिक्की में से सामान निकाल लो आशीष। डिक्की खोल दिया। अब मैं डिक्की में से उनका बैग निकाला और फिर डिक्की बंद कर दिया। तब तक मैडम ड्राइंग रूम में आकर के बैठ गई थी। अब उनका सामान उसी जगह पर सोफे पर रख करके अब फिर मैडम की तरफ देखने लगा। मैडम मुझे घूर कर देखी, कहने लगी, क्या हुआ आशीष? मैंने पूछा, वो अंग्रेज मैडम कहाँ छोड़ आई आप, चली गई क्या वो? मैडम मुस्कुरा करके हंसने लगी, कहने लगी, आशीष मैं देख रही हूँ आजकल तुम अंग्रेज मैडम को बड़ा याद करती हो, कहीं चक्कर उक्कर तो नहीं तुम्हारा चल रहा है उनके साथ में? मैं शर्मा गया, आज थोड़ा खौफ भी आ गया, कहीं मैडम को उस रात की कहानी पता तो नहीं चल गया। खौफ में हो गया था, चेहरा मेरा मुरझा गया था। तब मैडम हंस के कहने लगी,
अरे नहीं नहीं, वो किसी केस पर है, मैं उनको छोड़ के आई हूँ और हमें भी चलना है। कुछ हम सामान लेने के लिए आई हूँ और तुम्हें भी ले जाना है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम किसी होटल में खाना खा लेंगे। अपना तैयार हो जाओ, अब कुछ हमारा सामान भी पैक करना है। और इसके बाद मैडम उठ पड़ी, कमरा अपना खोला जो उन्होंने ताला बंद कर रखा था। मैं जानता था ताला क्यों बंद करती थी। उस रात मुझसे गलती हो गई थी और जिसकी वजह से मैं तहखाने में पहुंच गया था, और वो गलती मैडम दोबारा दोहराना नहीं चाहती थी और इसलिए सेफ्टी के माध्यम से उन्होंने ऐसा किया था। अब मैं तैयार हो चुका था। मैं समझ गया कि आज की रात भी पूरी काली होनी है, लेकिन कहाँ जाना है, क्या करना है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। जब मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा तो मैडम बैठ चुकी थी अपने उसी कपड़ों में। बिल्कुल बस वही था कि वो गले में माला नहीं डाली थी, ना वो अंगूठी पहनी हुई थी और ड्रेस काला ही था और चश्मा भी लगा रखी थी। मैं पूछने लगा कि मैडम जी आज कहाँ चलना है। कहने लगी कि चलो रास्ते में बता दूंगी, और बात करते हुए हम निकल भी पड़ेंगे। और इसके बाद हम लोग कार में सवार हो चुके थे और कार मैडम ही चला रही थी। मैं बोला भी कि मैडम मैं चला लेता हूँ, तो कहने लगी नहीं आशीष आराम करो, तुम बैठो। और फिर हमसे बातचीत करते हुए कार दौड़ने लगी। मैडम बता रही थी कि एक केस है, काफ़ी दिनों से मेरे पास में था, लेकिन समय का अभाव था, इसलिए मैं उसके पास जा नहीं रही थी। और वो केस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, हम उसी केस पर काम करने वाले हैं। अगर आज रात हो गया तो अति उत्तम, और नहीं तो हो सकता है कि इस केस पर लंबा ही काम चलेगा, क्योंकि ये बहुत ही बिगड़ा हुआ केस है। मैं पूछने लगा कि ऐसा कौन सा केस है जिसमें वक्त लगेगा, और तब मैडम बताने लगे कि देखो जिस क्लाइंट के पास हम जा रहे हैं ना, वो शुरू में एक हॉस्पिटल बनाए थे, नर्सिंग होम टाइप का, और वो हॉस्पिटल सही चला भी। और इसके बाद हॉस्पिटल एक तरह से नुकसान में जाने लगा, और देखते ही देखते ऐसा हालात हो गया कि हॉस्पिटल ताला लगाने का नौबत आ चुका था। ऐसा क्यों हुआ, अब कैसे हुआ, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। स्टाफ सारा मेहनत कर रहा था, ऐसा कोई कमी नहीं थी जिससे कहा जाए कि हॉस्पिटल लापरवाही बरत रहा था। सब कुछ सही ढंग से सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन वहाँ पेशेंट ही नहीं आ रहे थे। खर्चा पे खर्चा, नुकसान पर नुकसान होता जा रहा था, और आखिरकार हॉस्पिटल में तालाबंदी हो चुका था। और इसके बाद वो हॉस्पिटल कई सालों तक बंद रहा। जो मालिक थे उसके ना अब उस हॉस्पिटल को किसी दूसरे ग्राहक को बेच दिए, और वो उस जगह को हॉस्पिटल नहीं होटल बनवाना चाहता था, क्योंकि वो हाईवे के पास में था और उस जगह पर होटल अच्छा चल सकता था। लेकिन जब वो अपना होटल को रेनोवेशन कराना, हॉस्पिटल को रेनोवेशन कराने जा रहा था, तब वहाँ पर भूतों का आतंक पता चला। वहाँ पर कुछ ऐसे भूतनी हैं जो उस जगह को रेनोवेशन नहीं करने दे रहे हैं, और कोई न कोई नुकसान कर देते हैं। लेबर आती है, उनको डरा देते हैं, कई लेबर को नुकसान भी पहुँचाए, और इसके बाद वो काम रुक सा गया था। और तब उस क्लाइंट को पता चला कि ये सस्ता मुझे क्यों मिला है। अब वो वापस करने के लिए गए उस क्लाइंट को, लेकिन उस क्लाइंट ने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, जब हमने हॉस्पिटल खोला था, जब हमने बंद किया था, तब यहाँ पर कोई भूतिया हरकत नहीं हुई थी, हमारे पास में कोई पेशेंट नहीं आ रहा था, इसी वजह से हमें नुकसान हो रहा था और हम हॉस्पिटल को ताला लगा दिए थे। इसमें कोई भूत प्रेत नाम का चीज़ नहीं थी। अब फिर वो एक तरह से मानना ही पड़ा, वो वापस नहीं किए। अब ये जो क्लाइंट था तांत्रिकों को ढूंढने लगा, तांत्रिक आए, पूजा पाठ करते रहे, कुछ दिन शांति रहती थी, फिर वही हाल शुरू हो जाता था। अब बहुत उन्होंने मेहनत की भूत प्रेत को भगाने में, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। आखिरकार वो केस मेरे पास में आया, मैं उसका विजिट भी करके आई थी। मैं अनुमान लगा लिया था कि ये बिगड़ा हुआ केस है, क्योंकि ये हॉस्पिटल जब बंद हुआ था ना, इसके बाद 4 साल तक ये दरवाज़ा नहीं खुला था। अब दरवाज़ा
और लाइट ना जलने की वजह से ये भूत प्रेतों का पूरा बसेरा बन चुका था। ये आसान काम नहीं था। क्लाइंट से मैंने तगड़ा चार्ज किया हूँ और क्लाइंट देने को तैयार है। अब एडवांस भी दे चुका है। मैडम सब कुछ बताती जा रही थी। तब मैंने पूछा कि जब इतना बिगड़ा हुआ केस है तो हम लोग कैसे संभाल पाएंगे। तब मैडम कहने लगी कि जो काम कोई नहीं करता ना, वो मैडम करती है। तुम चिंता मत करो, तुम भी मेरे साथ में हो, सब देखना कैसे मैं इस काम को आसानी से कर लेती हूँ। इसके बाद हम एक होटल पर गए। होटल में कमरा में मैडम बैठी हुई थी, अंग्रेज मैडम। वो मैडम को देख के चहकने लगी। मुस्कुराती हुई मेरी तरफ भी देखी। उसकी मुस्कुराहट मुझे बड़ी अजीब लगती थी। अब मुझे लगता था कि उसकी तरफ देखा ही ना जाए। कब जाएगी, कब जाएगी, क्यों हमारे बीच एक जो कहा जाता है ना, अब हड्डी की तरह पड़ी हुई थी। मैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। मैडम को भी शायद इस चीज़ का अब पता चल चुका था, एहसास हो गया था कि हम दोनों में बनती नहीं है। अब एक दूसरे को हम बिल्कुल नहीं बात करना चाहते। ऐसा ही अब मैडम को मालूम पड़ चुका था। तभी तो मुस्कुरा करके हमसे पूछती थी। मैं अब जली कटी सुना देता था मैडम को कि देखिए इसको आप वापस भेज दीजिए। अब मैडम मज़ा लेती थी। अरे मेरी छोटी बहन है ना, मैं इसे अपने बहन की तरह मानती हूँ। कुछ दिन और रहेगी, अब फिर चली जाएगी। इसके बाद तो हम और तुम, तीसरा कौन है। और मैं अब बस ऐसा ही गुस्से में हो जाता था। अब मैडम खिलखिला के हंस पड़ती थी और जैसे हंसती थी ना, मेरा सारा गुस्सा एकदम गायब हो जाता था। उनकी मुस्कान पर ही तो मैं फिदा था। खैर अब हम होटल में थे। इसके बाद अब मैडम कहने लगी पहले हम लोग खाना वाना खा लेते हैं और इसके बाद थोड़ा बहुत आराम करके, और हमारी जगह तो देखी हुई है, चाबी हमारे पास में है, आज सब कुछ हमने तैयारी कर रखी है। अब यहाँ से जगह जो है थोड़ी ही दूरी पर है, करीब आधे घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। अब फिर अपना काम शुरू कर देंगे। इसके बाद हमें खाना अब मंगाया गया, ऑर्डर किया गया और उसी कमरे में आया। भोजन हमने कर लिया था, आराम भी किए। मैडम हमें समझाती रही कि हम दोनों का रोल क्या है, हम क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, क्योंकि यह कहानी जो था ना, एक भूत प्रेत का नहीं था। इस हॉस्पिटल में कई भूत थे, कई प्रेतनी थी जो जगह को कब्जा करके बैठे हुए थे। अब एक दो होता ना तो आराम से हम मैडम संभाल सकती थी, लेकिन यहाँ तो भूतों का एक तरह से बसेरा था। ना जाने कितने भूत इस हॉस्पिटल में अब अपना घर बना रखे थे, रहते थे उसमें, और उनको छेड़ने का मतलब नुकसान। मैं अब समझ चुका था। आखिरकार वो वक्त आ चुका जिसके बाद हम लोग कार में तीनों लोग सवार हो चुके थे। मैडम ही कार चला रही थी और हम सबको अपना अपना काम पता था कि हमें क्या करना है, और हम बिल्कुल अब बिना डरे हुए उस जगह पर पहुंच गए थे। हॉस्पिटल 2 मंजिल बना हुआ था और हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ था, थोड़ी ही दूरी पर था। आज सही जिसने कहा था ना कि इस जगह पर हॉस्पिटल नहीं, इस जगह पर होटल सही चलेगा, और वो लोकेशन मुझे समझ में आ रही थी। अब इसके बाद मैडम ने चाबी मुझे पकड़ा दिया कि आशीष ताला खोलो। बड़ा सा ताला लटका हुआ था, ताला खोल दिया। इसके बाद हम उस हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए थे। बिजली का मेन स्विच अब टॉर्च की सहायता से मैडम ने उठा दिया। अब पूरा जगह बिजली की रोशनी से चमचमाने लगा था, लेकिन चमगादड़ों ने जैसे उस जगह को अपना अड्डा बना रखा। बहुत सारी चमगादड़ें छत पर उल्टी लटकी हुई, जिधर देखो चमगादड़ों ने अपना घर बना रखा था। ना दिखाई देने वाले भूत वो तो थे ही, लेकिन जो दिखाई दे रहे थे चमगादड़, वो भी भूत से कम नहीं नजर आ रहे थे। लटके हुए उल्टी और उनकी आंखें लाल लाल दिखाई दे रही थी। मेरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई थी। मैं चमगादड़ों से बहुत डरता था। मुझे बताया गया था कि चमगादड़ काट लेना तो दर्द बहुत होता है,
और कई बार जानलेवा हो जाता है। और इसलिए मैं चमगादड़ों से बहुत घबराता था। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे जगह पर जाना पड़ता था जहाँ चमगादड़ जरूर होती थी। और आज भी हम इस जगह पर आए हुए थे जहाँ चमगादड़ों का बसेरा था। लेकिन हमें चमगादड़ों से पंगा नहीं लेना था। हाँ, मैडम सब कुछ हमें बताने लगी कि हमें किस जगह पर क्या काम करना है। और इसके बाद हम उस जगह का चुनाव कर लिए थे। साफ सफाई का जिम्मा मेरे ही पास होता था। और उसके बाद उस जगह को इतना साफ हमने कर दिया जहाँ पर हम पूजा आराधना वो साधना सब कुछ कर सके। और इसके बाद मैडम ने उस जगह को अपने पूजा के हिसाब से तैयार कर लिया। और फिर मुझे बताया गया कि आशीष, आप कहाँ रहोगे, आपका क्या काम है और अंग्रेज मैडम का क्या काम है। हमें उस जगह पर नहीं रहना था कि उस जगह जो था ना, छोटे छोटे कमरों में हॉस्पिटल टाइप के बने हुए थे। अब उतना बड़ा जगह नहीं था जिस जगह पर वो साधना कर रही थी मैडम, पूजा करने वाली थी। हम एक छोटे से कमरे के अंदर में गोल घेरा बना दिया था। हम अब एक जगह पर हमें अकेले रहना था और अंग्रेज मैडम को दूसरी जगह पर। ये आज ऐसा पहली बार हो रहा था और मैं थोड़ा डरा हुआ था आज, क्योंकि मैडम ने बता दिया था कि ये भूतों से भरा हुआ है। और सबसे डर मुझे चमगादड़ से लग रहा था। जिस कमरे में था बिना उसमें भी चमगादड़ लटके हुए दिखाई दे रहे थे और उनकी आंखें बिल्कुल चमक रही थी, लाल लाल, बिल्कुल खून की तरह। और मुझे दहशत उन्हीं से हो रही थी। और इसके बाद मैडम जी का काम शुरू हो चुका था। दीपक जल चुका था, पूजा शुरू हो चुकी थी, वो आराधना कर रही थी, साधना कर रही थी, काम में लग चुकी थी। हाँ, मैं सांस रोके अब अपने टाइम का इंतज़ार कर रहा था कि मैडम का आवाज़ सुनाई पड़े और इसके बाद मुझे क्या करना है। सब तैयारी हो चुकी थी। अंग्रेज मैडम भी अपनी ड्यूटी पर लगी हुई थी और मैं भी अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ था। आखिरकार पूजा रंग अब लाने लगा। और जैसे ही पूजा शुरू हुआ ना, उन चमगादड़ों में भगदड़ सी मचने लगी। चमगादड़ अजीब अजीब आवाज़ करके अब जैसे झुंड में उस घर से निकलने में लगने लगी। जहाँ से सुराख था वहाँ से बाहर निकल करके फड़फड़ाते हुए निकलने लगी। मुझे बड़ा अजीब सा दहशत हो रहा था उनको देख करके। और देखते ही देखते पूरे रूम का जो चमगादड़ थी ना, वो निकल करके बाहर जा चुकी थी। अब उस जगह पर बिल्कुल शांति छा गई थी। पूजा मैडम का चल रहा था। हालांकि उस जगह से मैं देख नहीं पा रहा था उस दीपक को जो जल रहा था कि उसकी रोशनी क्या कह रही है। अभी वो हिल डुल रही है या सीधा तनी हुई है, क्योंकि मैं जिस जगह पर था वहाँ से नज़र नहीं आ रहा था। और अंग्रेज मैडम को शायद वो भी पता नहीं होगा कि मैडम क्या कर रही हैं। हम बिल्कुल अलग पोजीशन में थे। आखिरकार अब जो पूजा काफ़ी देर हो चुका था, करीब 40 मिनट बीत चुका था और सब कुछ अभी शांति का माहौल था। हर तरफ गहरा सन्नाटा। मैडम मंत्र जरूर पढ़ती थी लेकिन मन में मंत्र का आवाज़ बाहर नहीं सुनाई पड़ता था। बस उस जगह पर जो पूजा का सामान था और उसकी खुशबू हर तरफ फैलती नज़र आ रही थी। सुगंध वो हर तरफ अब मुझे महसूस हो रहा था। और इसके बाद जो मेन गेट था ना, जो हम लोग अंदर से बंद किए हुए थे, अचानक मेन गेट पर धड़ाम धड़ाम सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बाहर में हो और आ कर के दरवाज़ा पीट रहा हो। इसके बारे में मैडम ने कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन हम इतना जान चुके थे, इतने केस मैडम के साथ में हम कर चुके थे। अब मुझे अंदेशा हो चुका कि ज़रूर ये भूत प्रेत हैं जो अभी इस घर में नहीं थे, बाहर गए हुए थे। आइए लौट के आ रहे हैं। शायद इनको खतरा महसूस हो चुका है कि हमारे घर को अब उजाड़ने वाला आ चुका है। अब ये घर हमारा नहीं रहेगा, ये जिसका है उसके नाम चला जाएगा। और वो अपना घर बचाने के लिए अब इकट्ठा हो गए थे और दरवाजे पर दस्तक जैसे दरवाजे को तोड़ देंगे। लेकिन एक कवच बनाया हुआ था, उस दरवाजे को
एक तरह से मैडम ने पूरी अपनी जो तंत्र विद्या थी पूरा इस्तेमाल किया हुआ था, और वो दरवाजे को वो तोड़ नहीं पा रहे थे, ना अंदर आ रहे थे। बस बाहर में शोरगुल ऐसा सब कुछ सुनाई दे रहा था, जैसे सैकड़ों लोग बाहर में खड़े हों और अजीब अजीब थी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कोई भारी आवाज़, कोई पतली आवाज़, कोई लेडीज की आवाज़, कोई खूंखार आवाज़, किस्म किस्म की आवाज़ें दरवाजे पर सुनाई दे रही थी, जैसे वो सारे लोग इकट्ठा होकर के दरवाज़ा तोड़ रहे हों। दरवाज़ा टूट नहीं पा रहा था, ना अंदर आ पा रहे थे, क्योंकि मैडम ने उन जगह को अच्छी तरह से एक एक मंत्र के द्वारा बांध दिया था। और वो अब नहीं चाहती थी कि कोई भी प्रेत इस जगह पर आए, घर के अंदर आए। लेकिन मैडम का कहना था कि अभी तो हमारा ये शायद ये पहला टाइम है इस घर में, हो सकता है कि हम आज पहला दिन सक्सेस ना मिले, लेकिन दूसरी बार में सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और इसके बाद वही शोरगुल एकदम होता रहा, और मैं तो कई बार डर चुका था। ऐसी भड़बड़ाहट दरवाजे पर आती थी जैसे दरवाज़ा टूट गया हो। अब वो भूत प्रेत अंदर आ रहे होंगे, अब क्या होगा? अब एकाध होता तो मैडम संभाल भी लेती, लेकिन इतने सारे भूत प्रेत, अब मुझे डर लग रहा था। मैडम को मैं देख नहीं पा रहा था, ना अंग्रेज मैडम को देख रहा था कि उनके ऊपर क्या चल रही है, डरी हुई है या नहीं। लेकिन मुझे लग रहा था कि जितना मैं डरा हुआ हूँ ना, अंग्रेज मैडम भी डरी हुई होगी। ना डरने वाली एक ही मैडम थी, वो मेरी मैडम, जो इस टाइम पूजा कर रही थी। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जो शोर था बाहर का बिल्कुल बंद हो चुका था। बिल्कुल गहरा सन्नाटा अब दिखाई देने लगा, महसूस होने लगा। अब पूजा को लगभग अब 1.5 घंटा बीत चुका था। अब फिर मैडम की आवाज़ सुनाई पड़ी, आशीष आ जाओ। जैसे ही मैडम की आवाज़ आई ना, तो मैं मैडम के पास दौड़ता हुआ चला गया था। वो दिया का लो सीधा अभी तक जल रहा था, और मैडम मुझे अपने पास बैठने के लिए कहा। अब फिर मेरे कान में फुसफुसा के कहने लगी, आशीष, जितना मैंने सोचा था ना कि इतने आत्माएं होगी, उससे कई गुना ज़्यादा है। अब देखो, आज मुझे नहीं लग पा रहा है कि इन आत्माओं से हम लड़ पाएंगे। हमें और तैयारी करनी पड़ेगी। इतनी संख्या में ज़्यादा है कि हमें किसी और से मदद लेनी पड़ेगी। ये हम ऐसे कर नहीं पाएंगे। तो चलो, आज तो हमने सब कुछ जान लिया। अगर आज हम ये पूजा नहीं करते तो हमें इनकी जनसंख्या की पता नहीं चलता कि कितने में हैं, कैसे हैं। लेकिन आज मुझे इनकी तादाद की पता चल गया है। एक तरह से कहा जाए तो यहाँ तो इनकी फौज खड़ी है। आइए, जैसे ही हम बाहर निकलेंगे ये हम पर टूट पड़ेंगे, मुझे पता है। आइए, हमारी ताक में लगे होंगे कि कब हम पर हमला करें, और हमें अपने आप को सुरक्षित करना है। और जब तक मैं ना कहूँ, इस घर से बाहर निकलना नहीं है। अब फिर अंग्रेज मैडम को भी आवाज़ दी, अंग्रेज मैडम भी आई। तब मैंने उसका चेहरा देखा, सही में डरी हुई थी। मुझे बड़ा खुशी हुई। चलो, आज तो काफ़ी घबराई हुई है। चलो, अच्छा है, डर कर के भाग जाएं, अपने देश चले जाएं, और मेरा पिंड छूटेगा हमेशा के लिए। मैडम कहने लगी कि आशीष, हमें अपना प्लान अब चेंज करना पड़ेगा। हम ये रात यहीं पर निकालेंगे। अगर हम बाहर गए ना तो हम खतरे में आ जाएंगे। अभी तो हम इस जगह को अच्छी तरह से बंदिश किया हुआ है। वो आत्माएं अब इस घर के अंदर, इस हॉस्पिटल के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन जब जैसे हम बाहर जाएंगे ना, वो एक तरह से सब टूट पड़ेंगी हम पर, और हम लड़ नहीं पाएंगे इतनी आत्माओं से। तो हम ऐसा करेंगे कि सुबह होने का इंतज़ार करेंगे, हम इसी जगह पर रहेंगे। इसके बाद अब एक तरह से मैडम ने आज के लिए तो टाल ही दिया था, लेकिन वो दिया जल रहा था। अब मैं देखता था उस दिया को ना, तो कई बार मुझे लगता था कि दिया फड़फड़ा रहा है, और मैं डर जाता था कहीं आत्मा तो नहीं आ गई। लेकिन दिया फिर खड़ा हो जाता था। या तो तेल में ऐसा कुछ हो जाता होगा जिसकी वजह से तेल कम ऊपर चढ़ता होगा। मुझे अंदेशा वही हुआ, डर लेकिन लगा रहा। इसके बाद मैडम
हम तीनों लोग रात भर उसी जगह पर रुके रहें, आपस में बातचीत करते रहें, प्लान करते रहें कि हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा। और फिर सुबह हो चुकी थी। जब सुबह हुई ना, तो मेरी जान में जान आई कि हम कितने बड़े संकट में घिरे हुए थे। अगर हम रात को कहीं बाहर निकल जाते ना, तो हम तीनों में से शायद कोई जिंदा नहीं बचता। ऐसी ही खतरनाक आत्माएं उस जगह पर थी, मैडम जी का कहना था। और इसके बाद हमने ताला लगाया। आज सब कुछ उसी जगह पर जो पूजा का सामान था हमने छोड़ दिया था। और इसके बाद ताला लगा करके हम अपने कार में लौट पड़े थे। फिर उस होटल में गए। सुबह हो चुकी थी। जा करके अब नींद तो आ रही थी, थके हुए थे। और इसके बाद हम तीनों ने आराम भी किया, नाश्ता किए। और इसके बाद हम उस जगह से अपने फार्म हाउस के लिए चल पड़े थे। क्लाइंट से मैडम का बातचीत हो चुका था और मैडम ने पूरी क्लाइंट को बता दिया कि जितना काम हमने सोचा था कि आसान से हो जाएगा, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भरा काम है। और इसलिए मैंने इतना पैसा चार्ज किया। मुझे अंदेशा था कि एक बार में काम नहीं होगा, इसके लिए मुझे सारे सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मैं समझ गया था कि सोर्स का मतलब मामला बहुत विकट है। और इसके बाद हम अब फार्म हाउस की तरफ निकल गए थे। फार्म हाउस में जब पहुँचे ना, मैडम अपने काम में व्यस्त हो चुकी थी। साधना रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। नहा धोकर के काले कपड़े, गले में माला, अंगूठी पहने और वो साधना रूम के अंदर जा पहुंची थी और मुझे कहा था कि आशीष, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं खुद अपने आप निकलूँगी और इसके बाद हम सोचेंगे, बैठेंगे, मीटिंग करेंगे कि करना क्या है। उस जगह पे तो हमें जाना है और उस आत्माओं को तो हमें उस जगह से दूर ही करना है जिसके लिए हमने पैसा लिया हुआ एडवांस में। इसके बाद मैडम उस रूम में अपने आप को बंद कर लिया था। अब पूजा 4 घंटा तक चलता रहा। हम 4 घंटा बेचैन रहे। अंग्रेज मैडम का वही हाल था। वो भी मेरी तरफ देखती थी, मैं गुस्से में आंख तड़े देता था और वो मुस्कुरा देती थी, जलाती थी, अपने हुस्न को दिखाती थी जैसे मुझे ललचा रही है। अब मैं गुस्से में उसकी तरफ आंख तड़े देता था कि दूर हो जाओ, दूर हट जाओ मेरी नज़रों से। और वो उतने ही मुझे जलाने की कोशिश करती थी। आखिर 4 घंटे के बाद मैडम ने दरवाज़ा खोला और फिर लंबी सांस लेती हुई अब ड्राइंग रूम में आकर के बैठ गई। हम तो इसी पल का इंतज़ार कर रहे थे कि मैडम जी अब ज़रूर हमसे बात करेंगी, अब अगले प्लान के बारे में हमें सब कुछ बताएगी। मैडम वहाँ पानी का बोतल रखा हुआ था, पानी का बोतल से अपने गला तर किया और फिर हम दोनों की तरफ देखने लगे। दोनों की तरफ निगाह उनकी घूम रही थी। अब फिर कहने लगी कि आशीष, आज हमें फिर चलना पड़ेगा उसी जगह पर। अब मैंने वो काम कर लिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। उस शक्ति को मैंने बुला लिया है। वो शक्ति हमारी मदद करेगा, उसने मुझसे वादा किया है। और देखो आशीष, काम बड़ा मुश्किल भरा है और हमें कुछ तैयारी भी करनी है। अब तैयारी का मतलब मैं समझ गया था कि मैडम क्या करवाने वाली है। ज़रूर वो बोरी वाला मांस का जुगाड़ करने वाली है। और सही में वही बात निकल के आई। अब कहने लगी कि देखो, ये जो मांस है ना, उन आत्माओं के लिए नहीं है। ये जो मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, जिसको मैंने बुलाया है, उसके लिए है। और वो भी भूखा रहता है, उसको भूख बर्दाश्त नहीं होती। और जब उसका पेट भर जाएगा ना, तब हमारा मदद करेगा। और ये सब काम उसी जगह पर होगा। मैडम मुझे समझाती रही, अंग्रेज मैडम को बताती रही कि अब क्या करना है, आगे का प्रोग्राम क्या है। और इसके बाद हम लोग तैयारी में जुट गए थे नए सिरे से। अब जल्दी से शाम होने से पहले हम लोग पूरी तैयारी करके निकल चुके थे। अभी मार्केट में जाना था, मांस का प्रबंध करना था और भी कुछ सामान था जो मार्केट से लेना था। और उसके बाद सारा कुछ तैयारी करके हम उसी होटल में जो क्लाइंट ने हम लोग के लिए बुक किया हुआ था, और उसी होटल में हम चले गए। सारा सामान गाड़ी के डिक्की में भरा हुआ था। मांस का बोरी उसी में था।
पूजा का सामान भी सब कुछ पड़ा हुआ था। और इसके बाद हम लोग अब अपने रूम में आ चुके थे। वहाँ पर भी मैडम ने हम लोग को पूरा समझाया प्लान, कि प्लान को समझ लो किसको क्या करना है। और फिर हम प्लान को अब आगे समझ लिए थे कि अब हमें हमारा रोल क्या है, अंग्रेज मैडम का रोल क्या है। अब मैडम तो अपना काम उनको खुद पता था। जब रात हो गई ना, भोजन वोजन करने के बाद अब 9 साढ़े 9 का वक्त था। अब मैडम ने कहा कि आशीष अब 1 डेढ़ घंटा आराम कर लेते हैं, अब फिर आधा घंटा का रास्ता है, अब हम 12 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन हमें यहीं से अपने आप को पूरी तैयारी में चलनी पड़ेगी। वो आत्माएं उस घर में जा नहीं पा रही होगी। जो हमने वहाँ पर उपाय करके आया है ना, वो बेचैन होगी। और जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचेंगे ना, आत्माएं हम पर टूट पड़ेंगी, हमें मारने के लिए, घायल करने के लिए, ताकि उस घर के अंदर वो प्रवेश कर सके। और जानते हो ना, उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है। मैं कुछ समझ नहीं पाया था, क्योंकि मुझे अंदर का स्थिति जो मैडम ने बताया था कि अंदर में क्या करना था, लेकिन बाहर में क्या करना था मुझे ज़रा भी जानकारी नहीं थी। और इसके बाद मैडम कहने लगी कि अभी आराम करो, और फिर हम जब उठेंगे तब मैं बताऊंगी कि करना क्या है। और वही हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि मैडम जी के काम कितना खतरनाक है, हर पल जान खतरे में रहती है। अब मैं भी तो इसी लाइन में आ चुका हूँ। मेरा भविष्य क्या होगा, क्या होगा, हमारे बाल बच्चे होंगे तो क्या वो भी तांत्रिक ही बनेंगे हमारी तरह, मैडम जी की तरह। मैं तो अभी तांत्रिक बना भी नहीं था, अभी तांत्रिक का ABCD का पूरा ज्ञान भी नहीं था। अभी तो मैं एक तरह से मैडम का असिस्टेंट था और असिस्टेंट गिरी ही कर रहा था। और मैडम कब मुझे सिखाएंगी, कब ज्ञान देगी, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन कहती ज़रूर थी कि मैं तुम्हें जल्द सिखाऊंगी, जल्द सब कुछ बताऊंगी। और यही सोचते सोचते कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे मैडम हिलाने लगी कि आशीष उठो उठो उठो, हम लोग ज़्यादा लेट हो चुके हैं। और तब मैंने देखा घड़ी तो 11:15 हो रहा था, मतलब 15 मिनट हम लोग लेट हो चुके थे। आज जल्दी जल्दी एक तरह से तैयार थे, बाथरूम से निकले फ्रेश होकर के, और फिर हम निकलने लगे। लेकिन निकलने से पहले मैडम ने बोली आप सभी इधर आ जाओ, मेरे पास में आ जाओ। अभी दरवाज़ा खुला नहीं था हमारे रूम का। और फिर मैडम अपने बैग से एक डिबिया से निकाली, और डिबिया में कोई पदार्थ था, चिपचिपा पदार्थ, तरल पदार्थ और चिपचिपा भी था। और वो अपने अंगुली में निकाल करके मेरे चेहरे पर लगाने लगी, अंग्रेज मैडम को भी लगाने लगी, सर पर, बाजू में, और कहने लगी कि इससे वो आत्माएं दूर भागेगी, तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाएगी। तब मुझे समझ में आया कि मैडम जी क्या क्या करती है। अब तांत्रिक के अलावा ये विज्ञान भी इस्तेमाल करती हैं। आखिर इस जो पदार्थ है ये कैसा पदार्थ है, मैं समझ नहीं पा रहा था। और उसमें कोई खुशबू भी नहीं थी, बिल्कुल खुशबूहीन था वो। हाँ, चिपचिपा जरूर था, जैसे बोरोप्लस जैसे क्रीम हो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन कोई रंग नहीं था, बस ऐसा ही गिला गिला सा था, पानी की तरह। और उसके बाद हमारे जो जब बदन पर लगाए थे ना, सही में पसीना सा, गर्मी सा होने लगा था। शायद उसका रिएक्शन था। मैडम जी के साथ, अंग्रेजी मैडम के साथ वही हो रहा था, सबको पसीना आ रहा था। जब मैडम ने पूरा हम लोग को देख लिया, तब कहने लगी कि हाँ अब ठीक है, अब हम लोग सब सुरक्षित हैं। वो आत्माएं हम पर ज़रूर टूट पड़ेंगी, लेकिन हमें वो छू नहीं पाएंगे। हम सुरक्षित उस हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम चल पड़े थे। हर पल जितना नज़दीक होता जा रहा था उस हॉस्पिटल, और मेरी दिल की धड़कन तो बढ़ती जा रही थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। वही हुआ जब हम हॉस्पिटल के गेट पर कार खड़ी किए ना, तब मुझे जैसे ही बाहर निकले एक शोर सा सुनाई पड़ा। वो शोर बड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे बहुत लोग एक साथ मिल कर के रो रहे हों, चिल्ला रहे हों, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे थे। मैडम अब चाबी का छल्ला मुझे पकड़ा दिया, आशीष खड़े मत रहो, जल्दी से गेट खोलो, हम लोग अंदर चलते हैं।
और जैसे दरवाज़ा खुला, अब जो मैडम थी, आशीष तुम कुछ भूल रहे हो। मैं समझ गया कि मैं क्या भूला हूँ। डिक्की से सारा सामान निकालना था। अब मैं डरते डरते अब आसपास में देख रहा था, कोई आत्मा तो नहीं है, लेकिन शोर जरूर सुनाई पड़ रहा था। मुझे लग रहा था कि आसपास में सारी आत्माएं खूंखार मेरी तरफ देख रही है कि कब मुझे दबोचा जाए। लेकिन वो जो क्रीम हमने लगाया था ना, अब मैं उसको क्रीम ही बोल सकता हूँ, लोशन की तरह, शायद उसी का असर था कि कोई भी आत्मा हमारे पास भटक नहीं रही थी। अब फिर वो पूजा का सामान, वो मांस की बोरी मैं निकाल चुका था और सब कुछ अपने स्थान पर मैं रख चुका था। दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। अब मैडम अपने स्थान पर पहुंच चुकी थी। पूजा का काम शुरू हो चुका था। दीपक जल रहा था। अब फिर हम उसी जगह पर थे जो घेरा मैडम ने बनाया था, उसी घेरे के अंदर में। अंग्रेज मैडम दूसरे कमरे में, अब मैं दूसरे कमरे में। अब पूजा स्थल पर क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं मालूम। अब मुझे मैडम का आदेश का अब इंतज़ार करना था कि कब क्या करना है, वो मुझे बताने वाली थी। आधा घंटा बीत चुका था। अब फिर वही शोर जो दरवाजे पर धड़ाम धड़ाम जैसे कोई पत्थर मार रहा हो, कोई कुल्हाड़ी चला रहा हो, दरवाजे तोड़ने का कोशिश कर रहा हो। चिल्लाहट शुरू हो चुकी थी। और इसके बाद वो घर में जो चमगादड़ हमने पिछली रात देखी थी ना, आज उस घर में कहीं पर चमगादड़ नज़र नहीं आई थी। घर बिल्कुल शांत था। बस बाहर में आवाज़ ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत सारे लोग उस दरवाजे के पास में जमा हो और जोर आजमाइश कर रहे हों उस दरवाजे को तोड़ने के लिए। और मैं यही सब सुन कर के दहल रहा था कि अगर वो लोग दरवाज़ा तोड़ दिए, अंदर आ गए, तब क्या होगा। वो शक्ति जो मैडम आज लेके आई हैं अपने साथ में, क्या उनको संभाल पाएगा? क्या वो इतना शक्तिशाली है, इतना बलवान है? मुझे मैडम पर विश्वास था। मैंने कई बार इन चीज़ों को देखा था। मैं तो बिल्कुल डर चुका था कि अब मैं ख़त्म, मैडम जी ख़त्म। लेकिन हम उस घटना से उबर जाते थे। हमें जरा भी खरोच नहीं आता था। इसके बाद मैडम जी की आदेश सुनाई पड़ा, आशीष आशीष। मैं दौड़ता हुआ मैडम जी के पास अब जाकर के खड़ा हो गया। और तब मैंने देखा कि दिए का लो फड़फड़ा रहा था। मतलब वहाँ पर कोई आत्मा आ चुका है। क्या बाहर की आत्मा अंदर पहुँच गई क्या? सही में मैं कांपने लगा था, डरने लगा। और तब मैडम घुड़कती हुई बोलने लगी, आशीष सीधे से खड़ा हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं, ये अपना दोस्त है। और सुनो, वो बोरी ले जाकर के जिस स्थान पर मैंने बताया है और वहाँ पर खोल दो। तुम वहाँ से अलग हट जाना, जहाँ पर तुम्हें खड़ा होना है उस जगह पर खड़ा हो जाओ। जल्दी जाओ, ये काम कर दो। मैं जल्दी से जो बोरी था उसको उठा करके मैडम के बताए हुए स्थान पर जा कर के रख दिया और उसका छोर खोल दिया। बोरी का छोर खुल चुका था। अब मैं तेज़ी से भाग करके अपने स्थान पर आ चुका था। और इसके बाद मुझे आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई मांस को चबा चबा करके खा रहा हो। हड्डियाँ कड़क रही थी और उधर बाहर में शोर ही शोर सुनाई दे रहा था। बहुत सारी आत्माएं जैसे उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही हो, पत्थर चला रही हो, कुल्हाड़ी चल रही हो। और एक अजीब शोर, ऐसा शोर जो कानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था। कभी कभी लगता था कि कहीं हम बहरे तो नहीं हो जाएंगे। और अचानक मैडम जी की आदेश आया, आशीष आशीष। मैं दौड़ता हुआ मैडम जी के पास पहुंचा। और फिर मैडम जी एक शीशी दिया और कहने लगी कि जो बताया है वैसे ही करो। और इसके बाद वो शीशी लेके मैं सही में डरा हुआ था। उस दरवाजे में मुझे जाना था और उस दरवाजे पर जा कर के वो शीशी को मुझे पलट देना था। और फिर उल्टे पैर वापस होकर के अपनी जगह खड़ा हो गया, जैसा मैडम ने बताया था। वो शीशी का क्या मतलब था, उसमें तरल पदार्थ क्या था, उसका क्या महत्व था, क्या होने वाला था, मैडम ने कुछ भी नहीं बताया था। और मैं अपना काम करके अब आ चुका था। आज जैसे ही कुछ देर के बाद में अब उस जगह पर लगा कि आत्माएं हमारे घर के अंदर, मतलब उस जगह पर प्रवेश करने लगी है। आवाज़ बड़ा विचित्र विचित्र आवाज़ सुनाई देने लगी।
अब मुझे जिस गोल घेरे के अंदर में था ना, बाहर में मुझे धुंधली धुंधली आत्माएं नजर आने लगी। कोई काली आकृति, कोई सफ़ेद आकृति, कोई अजीब सा, कोई आधा चेहरा, कोई अजीब व गरीब कहा जाए तो। अब बहुत ज़्यादा उस जगह पर ऐसी आकृति मुझे दिख रही थी। मैं देख करके एकदम घबरा गया था कि अब क्या होगा। ये तो दरवाज़ा तोड़ दिए। तभी मुझे ध्यान आया कि अरे मैडम ने ये शीशी दिया था। इसके बाद मैं उस जगह पर पलटा और तभी से ये सब शोर होने लगा। मतलब उस दरवाजे को एक तरह से खोलने का चाबी था इस शीशी के अंदर में। वो मंत्र शक्ति अब वहाँ से हट चुका है और तभी आत्माएं यहाँ तक आ चुकी है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं यही सोच के घबरा रहा था। और तभी ऐसा चीख चिल्लाहट वहाँ पर होने लगी। और तब मैंने एक देखा, सफ़ेद आकृति, बड़े बड़े सफ़ेद सफ़ेद बाल और चेहरा बहुत ही बड़ा, सर के बाल भी बड़े हुए, आँख में जैसे अंगारे दहक रहा था। मैं उस शख्स को पहली बार देखा था। बड़ी बड़ी मूछें, बड़ा ही एक तरह से रोबीला सा रूप था और वो जैसे सारी आत्माओं को अपने हाथ में समेटता जा रहा था। और वो आत्माएं जैसे चिल्ला रही हो, उसको हाथ से बचने की कोशिश कर रही है। और जैसे वो जल में किसी मछली को पकड़ा जाता ना, वैसे अपने हाथ से सब आत्माओं को अब घेर करके पकड़ रहा था। और जैसे उसके बाजू में आते थे ना, आत्माएं कहाँ गई पता नहीं चलता था। एक तरह से भगदड़ मची हुई थी उस जगह पर। और मैं डरा हुआ सब कुछ देख रहा था कि अब क्या होगा, ये कौन है, कौन है, अब क्या होगा, हम लोग जिंदा इस जगह से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये सब कुछ ही देर तक चला और इसके बाद में एकदम शांति सी छा गई थी। मेरा दिल की धड़कन बढ़ा हुआ था, लग रहा था कि दिल बाहर निकल जाएगा। मैं पसीने पसीने हुआ पड़ा। अब मैं बाहर देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बस एक शांति सी माहौल, जैसे तूफान गुजर गया हो। इसके बाद जो शांति आती है ना, वही वाला शांति था। अब फिर मैडम जी का सुरीला आवाज़ सुनाई दिया, आशीष आशीष आ जाओ। और तब मैं दौड़ता हुआ मैडम जी के पास पहुंचा। और जैसे ही पहुंचा तो मैडम उठ कर खड़ी हो गई और चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ रहा था। मैं उस मुस्कान का अर्थ समझता था कि मतलब हम लोग विजयी हो गए, सब आत्माएं काबू में आ चुकी है। और फिर अंग्रेज मैडम भी आ चुकी थी। और मैडम मुस्कुरा के कहने लगी कि आशीष, हम जीत गए, हमने उस आत्माओं को सबको पकड़ लिया है। मैं आश्चर्य से देख रहा था कि कहाँ है आत्माएं, कहाँ है आत्माएं। तब मैडम कहने लगी, यहाँ अब आशीष तुम्हें खामोशी खामोशी नज़र आ रही है ना। मैंने बोला हाँ मैडम। जो शोर सुनाई पड़ रहा था पहले, कान का पर्दे फट रहे थे, सब कुछ शांत। और वो आत्माएं घर के इस अंदर में कैसे आ गई थी, हॉस्पिटल के अंदर में। तब मैडम वही बात बोली कि जो मैंने तुम्हें तरल पदार्थ दिया था शीशी के रूप में, एक तरह से जैसे तुमने गिराया ना, तो उनके लिए एक सुराख बन गया था और उस सुराख से वो दरवाजे के अंदर से आ सकती थी। और जो तुमने सफ़ेद वो रूप देखा था, सफ़ेद बालों वाला वो मुस्तंग जवान, वो सबको काबू में कर लिया और उनको काबू में करके वो लेके जा चुका है। इस जगह पर कोई आत्मा नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो पूरा हॉस्पिटल बिल्कुल अब आत्माओं से मुक्त हो चुका है। अब हम लोग भी चलते हैं यहाँ से, हमारा काम ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस काम में बड़ा रिस्क था आशीष, मैडम मेरी तरफ देख के कहने लगे। और उनके चेहरे पर मैं वो दर्द भी देख रहा था, जो दर्द और कोई नहीं समझ पाता था। मैं उस दर्द को पहचान लिया था कि मैडम कितना मेहनत, कितना खतरनाक काम करती थी। और इसके बाद हम सारा सामान समेट करके कार में सवार हो चुके थे। अब मैं बोला था कि मैडम जी मैं कार चला लेता हूँ, लेकिन कहने लगे नहीं आशीष, मुझे चलाने दो। अब फिर हम होटल में पहुँच गए थे। होटल में पहुँचने के बाद अब मुझे थोड़ा सा चैन पड़ा था। अब मैडम कहने लगी आशीष, सुबह तक हम यहीं आराम करते हैं और इसके बाद हम फार्म हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे, आराम कर लो। अब मैं समझ गया था कि बस अब यहाँ पर हमें आराम ही करना है, अब तो कुछ कर नहीं सकते थे। मैं अपने मैडम की तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था
और वो भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन इशारा कर रही थी कि देखो अंग्रेज मैडम है, ठीक नहीं है यहाँ पर, हम अकेले तो नहीं हैं। मैं उनकी आंखों का इशारा समझ गया था। इसके बाद मुझे अब सोना ही पड़ा मैडम के बगल में ही, लेकिन चुपचाप। मुझे इंतज़ार था कि कब मैडम उस अंग्रेज मैडम को अपने देश पहुंचाएगी, कब वो जाएगी, और तभी तो हम एक साथ रह पाएंगे। और वो समय कब आएगा उसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मैडम जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक रोमांचक, बहुत ही रोमांचक कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।